माय डियर फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश जिसे मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है उसके बारे में फुल डिटेल में कवर करूंगा। मैं मौर्य वंश के प्रमुख शासकों को कवर करूंगा और उसके बाद उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था, मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था, इन सभी चीज़ों पर फोकस डालूंगा। जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको बताने का प्रयास करूंगा, तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाए थे जो कि प्राचीन इतिहास, जो एंशियंट हिस्ट्री है, उसका मगध का उत्कर्ष चैप्टर से था। और मगध के उत्कर्ष में मैंने 3 राजवंशों को कवर किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को कवर किया था। तो प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आप मौर्य साम्राज्य के बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ। फिर आगे मैं जो भी साम्राज्य आए हैं जैसे शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग जो संस्थापक थे, उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं आपको मौर्य वंश के बारे में फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले तो आप जानिए कि मौर्य वंश कहाँ पे शासन किया था। मगध पे शासन किया था। मौर्य वंश से पहले के शासक कौन थे? तो वो थे नंद वंश के शासक। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था, जो कि एक अयोग्य शासक था। वह अय्याश प्रवृत्ति का था और जिसे जनता बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। एक बार उसने चाणक्य, एक तक्षशिला के आचार्य भी थे और ब्राह्मण भी थे, उसका उसने अपमान किया था। उसी समय चाणक्य ने शपथ खाई थी कि मैं नंद वंश का समूल नाश करूंगा। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, जो कि पहले सम्राट होते हैं मौर्य वंश के। तो हम जानते हैं 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इसीलिए ब्राह्मण का जो ग्रंथ है उसमें चाणक्य को नंदोन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। मतलब नंद को समूल विनाश का श्रेय किसे दिया जाता है? चाणक्य को दिया जाता है। यह किसके अनुसार? ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा गया है। चाणक्य ने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही फेमस हुआ। सुनने में तो लगता है कि यह आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा होगा, लेकिन यह राजनीतिक व्यवस्था और राजधर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रशासनिक नियमों का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। आगे हम जानते हैं कि मौर्य वंश का नाम मौर्य वंश क्यों पड़ा। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य उसके प्रथम शासक थे और उनकी माता का नाम मुर था, और मुर का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मुर के बेटा के लिए संस्कृत में एक शब्द बना मौर्य, और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, उनके भी नाम में मौर्य लगा और इस राजवंश के का भी जो नाम था वो मौर्य वंश रखा गया। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। ये पहले शासक थे। 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था। 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। तो ग्रीक लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? सेंडोकोट्स कहा जाता है। और लैटिन लेखों के अनुसार किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा जाता है। आप ये जरा 2 नाम याद रखिएगा, एग्जाम का भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ये, और आगे भी मैं इन नामों का यूज करूँगा तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए ग्रीक लेख, जितने भी ग्रीक बुक हैं उन सभी में चंद्रगुप्त को सेंडोकोट्स कहा गया है और लैटिन लेखों में एंडोकोट्स कहा गया है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब ट्रेनिंग के दौरान, चाणक्य उनका ट्रेनिंग तक्षशिला में कर रहे थे, उस समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 325 ईस्वी पूर्व के लगभग आक्रमण किया था, लेकिन उसके सैनिकों के विद्रोह के कारण वह ब्यास नदी के किनारे से ही लौट गया था और बेबीलोन जाते हुए ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो सिकंदर चूँकि लौट गया था, सिकंदर ने जितने भी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र अपने हाथ में लिया था, उस सभी पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया। और यूनानी शासित क्षेत्र, यवन से शासित जो भी क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर लिया। और उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान के साइड, काबुल का क्षेत्र, ये सभी जो भी क्षेत्र थे उस पर अधिकार बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया। तो ये सिकंदर से जुड़ी घटनाएं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थी, मैंने उसको बताया। इसके बाद जो युद्ध हुआ वो
बहुत ही मतलब निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसके लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था। वो युद्ध था 322 या 321 बीसी में ये युद्ध हुआ था धनानंद के साथ, मगध के सम्राट धनानंद के साथ। और मगध उस समय बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो एक कहानी भी है यहाँ पे कि एक बार ये महावंश टीका जो आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, महावंश टीका ये बौद्ध का एक ग्रंथ है। उसमें ऐसा लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार जो मगध पे आक्रमण किया था वो मगध साम्राज्य के मध्य में आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण उसे हार स्वीकार करना पड़ा था। और बाद में जो उसने आक्रमण किया था वो सीमांत क्षेत्रों में आक्रमण किया था। और मैं इसका एक क्लू भी बताता हूँ, जब आप चंद्रगुप्त मौर्य का एपिसोड देख रहे होंगे टीवी वगैरह पे, तो चैनलों पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक कहानी आती है जिसमें चाणक्य एक कहानी सुनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। उसमें बताते हैं कि एक बुढ़िया थी, उसने अपने बेटे को खाना परोस के दिया, खीर परोस के दिया, और बच्चा जो है खीर मिडिल से उठा के खाने लगा तो उसका हाथ जल गया। फिर उसने समझाया कि साइड साइड से खाने से हाथ नहीं जलता है। इस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए तुम्हारी हार हुई। तुमने मगध साम्राज्य के मध्य में आक्रमण कर दिया, इसीलिए तुम्हारी हार हुई। और बाद में चाणक्य ने सीमांत क्षेत्रों से आक्रमण करना प्रारंभ किया और इसमें उसे सहायता मिली। हिमालय या हिमाचल के राजा पर्वतका से सहायता मिली और 321 या 322 ईस्वी पूर्व में धनानंद पर आक्रमण किया गया और धनानंद को हराकर उसे मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। और ये लड़ाई कुसुमपुर की लड़ाई भी कही जाती है। कुसुमपुर क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र का पुराना नाम जो था कुसुमपुर था। ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था, जब मैं मगध का उत्कर्ष पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। आप मेरे उस वीडियो को अवश्य देखिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मगध का सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सौराष्ट्र, जो कि आजकल महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, उसे अपने में मिलाया और वहाँ पे रुद्रदामन, ये एक अभिलेख है रुद्रदामन का, जूनागढ़ अभिलेख, उसमें इसका वर्णन मिलता है कि वहाँ का जो शासक था वो पुष्यगुप्त था। आप पुष्यमित्र शुंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग आएंगे, वो शुंग वंश की स्थापना करेंगे। तो ये वो पुष्यमित्र शुंग नहीं है, ये पुष्यगुप्त है, जो कि राज्यपाल था सौराष्ट्र का, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे अपने राज्य में, सौराष्ट्र को अपने राष्ट्र में मिला लिया। और इसके बाद दो ही लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ी थी जो कि महान था। सबसे बड़ी लड़ाई थी, एक धनानंद को हराना, मगध को कैप्चर करना, और दूसरा सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई। मतलब सिकंदर तो मर चुका था, तो उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर का वही सपना पूरा करने का सूझा और वो फिर से भारत पे आक्रमण किया। 305 ईस्वी पूर्व के लगभग उसने आक्रमण किया। और इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य ने, चूँकि अब देखिए कितना बड़ा सम्राट था, 6 लाख के लगभग उसके पास सेनाएँ थी, तो उसने सेल्यूकस निकेटर को हराया। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हुई। इस संधि में सेल्यूकस निकेटर ने कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, आप इस नाम को इग्नोर मत कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान ये किसने लौटाया? सेल्यूकस निकेटर ने किसको लौटाया? चंद्रगुप्त मौर्य को लौटाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार के स्वरूप 500 हाथी किसको भेंट दिया? सेल्यूकस निकेटर को भेंट दिया। और फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का नाम क्या था? हेलेना, या कहीं कहीं आपको कार्लेनिया भी लिखा हुआ मिलेगा, उसकी शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और ऐसा कहा जाता है यह शादी सिर्फ इस संबंध को, इस संधि को मजबूत करने के लिए किया गया था। और बाद में मेगास्थनीज नामक एक आदमी को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। और आप जानते हैं मेगास्थनीज का एक फेमस बुक है जिसका नाम है इंडिका। और इंडिका से ही मौर्य प्रशासन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जब उसने सेल्यूकस निकेटर के कंधार, काबुल और हेरात और बलूचिस्तान ये सब जब चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है, तो उसके बाद लगभग पूरा इंडिया पे
चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो सपना था अखंड भारत का वो लगभग पूरा हो जाता है। मैं लगभग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो प्रांत तब भी छूट जाते हैं, कलिंग जो कि आधुनिक उड़ीसा कहलाता है और तमिलनाडु का जो क्षेत्र था, ये दोनों क्षेत्र छूट जाते हैं। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य इसको कैप्चर नहीं करता है। बाद में अशोक ने इसे मिला लिया, लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि किस तरह से फैल गया था। तो उत्तर में हिंदू कुश, दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था, नीचे तमिलनाडु के तरफ नहीं अधिकार हुआ था। तो आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उत्तर में हिंदू कुश, दक्षिण में कर्नाटक, पूरब में बंगाल और पश्चिम में सौराष्ट्र। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा साम्राज्य बन गया था और बाद में उसके पोते ने कलिंग और तमिल को मिला लिया था। तो आप ये नाम जरा सा माइंड करके देखिए तो आसानी से याद हो जाएगा किस क्षेत्र को किस राजा ने मिलाया। जो भी महान शासक हैं उसने कौन कौन से युद्ध किए और किस किस क्षेत्र को मिलाया, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्लूटार्क, मैंने बताया कि बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे जो भी बुक हमें मिले हैं उसी से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। प्लूटार्क और स्ट्रैबो ये दो दार्शनिक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो प्लूटार्क के अनुसार सेंड्रोकोट्स, जो मैंने पहले बताया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उसने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया था। मतलब चंद्रगुप्त के पास कितने सैनिक थे इसकी जानकारी प्लूटार्क ने दिया था। उसने कहा था कि सेंड्रोकोट्स ने 6 लाख सैनिकों के द्वारा संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था। लास्ट में जब चंद्रगुप्त मौर्य 50 साल का हो जाता है तब उसे एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम था भद्रबाहु, और वो जैन धर्म का शिक्षा ग्रहण करता है और बाद में वह अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंपकर खुद कहाँ लौट जाता है? कर्नाटक की तरफ चल देता है। और कर्नाटक में कहाँ पे जाता है? तो श्रवणबेलगोला में जाता है और वहाँ पे लास्टली वह संलेखना उपवास। अब संलेखना उपवास क्या होता है? वैसा उपवास जिसमें ना तो खाना खाया जाए ना ही पानी पिया जाए, उसे संलेखना उपवास कहते हैं। एक और वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, संथारा। तो संथारा क्या होता है? जब आप संलेखना उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्यागते हैं तो इस प्रक्रिया को संथारा कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा प्रक्रिया के द्वारा अपने प्राण का त्याग किया। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला से रिलेटेड आपने गोमतेश्वर का मंदिर सुना होगा, गोमतेश्वर का मूर्ति सुना होगा, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य से ही रिलेटेड है। तो आगे हम पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कब से कब तक शासन किया? 298 से 273 बीसी तक बिंदुसार ने शासन किया। तो सबसे पहले बिंदुसार को बहुत सारे फेमस उपाधियां दी गई जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप पहले नाम सब याद रखिए, कहाँ से इसका वर्णन मिलता है इसको याद रखिए। वायु पुराण में मद्रसार के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखों में उसे अभिलोचेट्स कहा गया है, अभिलोचेट्स कहा गया है। ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। मद्रसार वायु पुराण में, साहित्य में जैन साहित्य जो है उसमें सिंहसेन कहा गया है और अभिलोचेट्स कहा गया है, यूनानी लेख में कहा गया है। आगे जो स्ट्रैबो, मैंने आपको बताया था प्लूटार्क और स्ट्रैबो ये सभी दार्शनिक थे जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा था। तो स्ट्रैबो के अनुसार इसे अमित्रोकोटिज कहा गया था और अमित्रोकोटिज यूनानी भाषा में है, लेकिन जब इसका संस्कृत में मीनिंग हम खोजते हैं तो वो अमित्र घात होता है, मतलब अपने दुश्मन को मारने वाला इसे कहा गया था। और ये उपाधि इसे इसलिए दिया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दक्षिण का क्षेत्र छोड़ दिया था, तमिल और वगैरह जो भी क्षेत्र थे दक्षिण का, इस पे बिंदुसार ने विजय प्राप्त किया था और इसीलिए इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो कितने उपाधि हुई? मद्रसार वायु पुराण में कहा गया है, सिंहसेन जैन साहित्य में कहा गया है, यूनानी लेख में अभिलोचेट्स कहा गया है और स्ट्रैबो के अनुसार इसे अमित्रघात या अगर यूनानी भाषा में कहे अमित्रोकोटिज कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह गद्दी पे कब बैठा? 298 बीसी में बैठा। कब? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे गद्दी सौंप दिया था 298 बीसी में, तो तब ये गद्दी पर बैठा था। और जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य
और दुर्धरा का बेटा था। कौन? बिंदुसार। मतलब बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा। मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूँ, चाणक्य से ही रिलेटेड है। जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य तैयार कर रहे थे तो बचपन से ही उसके खाना में वो थोड़ा सा जहर मिला दिया करते थे, जिससे उसके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो। वह अगर दुश्मन उसे जहर भी खिला दे या फिर बाण या फिर चोट वगैरह में जो जहर फैलता है शरीर में, वो भी फैल जाए तो भी चंद्रगुप्त मौर्य उससे लड़ ले। इसके लिए चाणक्य उसके खाना में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे। और एक दिन यही खाना दुर्धरा को मिल जाता है और दुर्धरा के गर्भ में कौन रहता है? बिंदुसार रहता है। बट फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने दुर्धरा को बचा लिया था। तो ये कहानी है बिंदुसार, दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चाणक्य, जैसा कि मैंने बताया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे कर्नाटक के तरफ, तो भी यहाँ पे कौन थे शासक? बिंदुसार थे। और बिंदुसार शासक थे तो इनके भी शासनकाल में चाणक्य ने प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दिया था। एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिंदुसार को पिता का पुत्र, चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के वो पुत्र थे, और पुत्र का पिता क्योंकि सम्राट अशोक के वो पिता थे, तो इन दोनों ही नाम से जाना जाता था। ऐसा भाग्यशाली कौन होगा जिसके पापा भी बहुत प्रतापी और जिसके पुत्र भी बहुत प्रतापी थे। तो इस तरह से पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अब हम देखते हैं बिंदुसार, जैसे आपने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे, उसी तरह बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटोनियोकस ने डायमेसियस या डायमेस्कस, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, डायमेस्कस को राजदूत बना के भेजा था। और डायमेस्कस जो था वो कौन था? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेस्कस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। आगे पढ़ते हैं। मिस्र के राजा ने भी अपने एक राजदूत को भेजा था जिसका नाम डायनोसियस था। आप नाम में कंफ्यूज मत नहीं कीजिएगा। डायमेस्कस ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था और इसे सीरिया के राजा ने भेजा था। और डायनोसियस इसे मिस्र के राजा टॉलमी ने मौर्य दरबार में बिंदुसार की सभा में आया था। अब आगे पढ़ते हैं। 2 विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था बिंदुसार के शासनकाल में। तक्षशिला जो कि एक प्रांत था मगध का, तो वहाँ पे विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह, वो आंतरिक विद्रोह हुआ करता था राजा के विरुद्ध, वहाँ के शासकों के विरुद्ध विद्रोह हुआ करता था। इसके दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहली बार सुसीम को भेजा था और दूसरी बार अशोक को भेजा था। अब आपको मैं बता दूं, बिंदुसार का ये दोनों पुत्र था। सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका हर एक जगह वर्णन आता है। सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, अशोक भी उसका पुत्र था। तो बिंदुसार का विजय अभियान कर्नाटक के आसपास जाके रुक जाता है, और वो इसीलिए रुकता है बिंदुसार का विजय अभियान कर्नाटक के पास क्योंकि दक्षिण के जो भी चोल, पांड्या और चेर राजा थे वो सभी मौर्य वंश के उनसे अच्छे संबंध थे। इसीलिए बिंदुसार दक्षिण की तरफ तो यात्रा करता है, दक्षिण की तरफ तो अपना अभियान करता है, लेकिन वो कर्नाटक तक ही सीमित रहता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। आगे देखते हैं। तो उपराजा के रूप में उस समय उपराजा की नियुक्ति की जाती थी, और उपराजा के रूप में किसे नियुक्त किया जाता था? कुमार को, जो भी बालक राजकुमार होते थे उनको नियुक्त किया जाता था। दिव्यदान, ये भी बुक का नाम है। इसके अनुसार अशोक जो था वो अवंती का उपराज्यपाल था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सम्राट बनने से पूर्व, मौर्य सम्राट बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था या कहाँ का उपराजा था? तो अशोक जो था वो अवंती का उपराजा था। जैसा कि मैंने बताया बिंदुसार के कई लड़के थे, और अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है कि इसके कई भाई थे, जिसमें से सुसीम और विगतशोक, ये 2 ही नाम, दिव्यावदान ये बुक का नाम है, इसमें 2 ही नाम मिलता है, सुसीम और विगतशोक। तो इस तरह से अभी तक आपने 3 नाम सुना बिंदुसार के बेटे का, एक सुसीम, एक विगतशोक, एक अशोक।
चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय में विश्वास करता था। बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो किस में विश्वास करते थे? जैन धर्म में विश्वास करते थे। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय में विश्वास करता था। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक राज्य किया और 273 ईस्वी पूर्व में, 298 में गद्दी पे बैठा और 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। और उसके बाद सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, महान अशोक, ये मौर्य साम्राज्य के गद्दी पे बैठे और मगध पे शासन किया। तो मगध क्या, अब तो संपूर्ण भारत हो चुका है, संपूर्ण भारत पे शासन किया। अशोक का कब बैठे गद्दी पे? 269 में बैठे और 232 ईस्वी पूर्व में। अब यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो फिर अशोक 269 में क्यों बैठा? 4 साल क्या हुआ था? तो ये 4 साल में अशोक ने आंतरिक कलह को दूर किया था। आंतरिक, एक्चुअली वो राजा के रूप में आ गया था लेकिन राज्याभिषेक 269 में ही हुआ था और इस बीच में 4 साल में उसने आंतरिक कलह को दूर किया था। तो अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता था। इसके अन्य नाम भी हैं, कभी कभी आपको ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। धर्मराजिका चक्रवात, धर्मराजिका चक्रवात, राजश्रेष्ठ, अशोक, धर्माशोक, अशोक वर्तन, प्रजापति, ये सभी नाम किसे दिए गए हैं? अशोक को दिए गए थे। तो आप नाम याद रखिए, उसका पूरा नाम देवानाम प्रियदर्शी अशोक मौर्य था। वहीं पे धर्मराजिका चक्रवात, राजश्रेष्ठ, अशोक, धर्माशोक, अशोक वर्धन और प्रजापति, ये सभी अशोक के अन्य नाम थे। गुर्जरा और मास्की, ये दोनों अभिलेख हैं। इसके अनुसार अशोक का नाम अशोक बताया गया है और पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो आप ये भी याद रखिए, पूछा जाता है कि पुराणों के अनुसार अशोक का नाम निम्न में से कौन था। उसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, आपको टिक आउट क्या करना है? अशोक वर्धन को टिक आउट करना है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख, इसके अनुसार अशोक का नाम अशोक ही दिखाया जाता है। दिव्यदान, ये बुक है दिव्यावदान, इसके अनुसार अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था, जो कि चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। तो अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। बौद्ध धर्म के सिंघली अनुश्रुति, और ये सिंघली अनुश्रुति जो है इसके अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और 101 संतान थे। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अशोक के बारे में आपने भी सुना होगा, इसने अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी हासिल किया था। तो इसके बारे में बताने के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि बिंदुसार की लगभग 16 पत्नियां थी और 101 संतान थे। कितने संतान थे? 101 संतान, जिसमें से एक अशोक भी था। तो सबसे बड़े बेटे का नाम सुसीम था और सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? तिस्य था। तो बौद्ध ग्रंथ जो है महावंश और दीपवंश, ये सभी बौद्ध ग्रंथ का नाम है। इस बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या कर दी थी। अब देखिए 101 में 99 का हत्या किया तो 2 कौन कौन बचा? एक सम्राट अशोक खुद बचा, एक उसका सबसे छोटा भाई तिस्य बचा। 99 + 2 कितना? 101। तो 99 भाई की इसने हत्या किया था। एक सम्राट अशोक खुद बचा था और एक तिस्य बचा था। तिस्य क्यों बचा था? क्योंकि इसने, जो इसका सबसे छोटा भाई था, इसने अशोक को इस अभियान में सभी भाइयों को मारने में उसका सहायता किया था। एक किंवदंती है, आप किंवदंती कहिए या सच्चाई जो भी कहिए, आज भी अगम कुआं एक जगह है पटना में, यहाँ पे शीतला देवी का मंदिर भी बगल में है और वहीं पे एक कुआं है आज भी। उस कुआं में ऐसा कहा जाता है अशोक ने अपने 99 भाइयों का सिर कलम करके यहीं पे डाल दिया था। चलिए आगे देखते हैं। सिंघी अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक उज्जैन की तरफ जा रहा था। आपने देखा था, अभी पहले ही मैंने बिंदुसार में बताया था कि तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। उसी तरह उज्जैन में जब विद्रोह हुआ था तो उसको दबाने के लिए जब अशोक कहाँ जा रहा था? उज्जैन के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक जब उज्जैन की तरफ बढ़ रहा था तो अशोक
विदिशा में रुका था। विदिशा ये जगह का नाम है जहाँ पे रुका था, और वहाँ पे सृष्टि की पुत्री देवी से उसका विवाह हुआ, और अशोक के पुत्र और पुत्री का जन्म यहीं इसी से हुआ था। पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था। आपने इन दोनों का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जो दोनों ही श्रीलंका गए थे। किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। ये मैं आगे बताऊंगा, बट अभी आप समझिए कि कब और किससे विवाह होने के फलस्वरूप अशोक को पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई थी। ऐसा सिंघली अनुश्रुतियों में कहा जाता है कि उज्जैन के ये दबाने के लिए, उज्जैन का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अशोक जाता है, और रास्ते में वह विदिशा में रुकता है। वहीं पे पुत्री देवी, सृष्टि की पुत्री देवी से उसका विवाह होता है, और उससे 2 पुत्र और पुत्री प्राप्त होते हैं, महेंद्र और संघमित्रा। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लग गए, और मैंने जैसा बताया इसीलिए उसका राज्यारोहण कब हुआ? 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। अब सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा में अपना राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उसने असम से ईरान तक की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही विस्तृत कर लिया था। 8 वर्ष तक उसने क्या किया था? अपना साम्राज्य विस्तृत किया था। कहाँ से कहाँ तक? देखिए कहाँ से कहाँ तक किया था? असम से लेके ईरान। सोचिए पूरा का पूरा लगभग ऊपर का जितना भी एरिया आता है वो सारा का सारा इसने कवर कर लिया था। तो 8 वर्ष तक यह अपने अभियान में लगा रहा, और 8वें वर्ष मतलब 269 से 8 वर्ष के बाद 261 में इसने कलिंग पे आक्रमण कर दिया था। और कलिंग पे जब इसने आक्रमण किया था, इसकी जानकारी अशोक के ही 13वें शिलालेख से हमें मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और कलिंग युद्ध जो था अशोक का बहुत ही बड़ा निर्णायक युद्ध था। देखिए मैं सिलसिलेवार आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप पूरी कहानी को एक बार में याद कर जाएं, या फिर आपके दिमाग में वो बैठ जाएं, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो हो जाए। तो देखिए 8 वर्षों तक वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, लेकिन 8वें वर्ष मतलब 269 में बैठा, 8वें वर्ष 261 में वह कलिंग पे आक्रमण करता है, और उसके बाद फिर कलिंग के आक्रमण के बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। क्यों बदलती है? ऐसा वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। इसमें कहा गया कि 1,50,000 व्यक्ति को अशोक ने बंदी बना लिया, और लगभग 1 लाख लोगों की हत्या। तो 1 लाख लोगों की हत्या, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी हत्या हुई? खून की गंगा तक बही हुई थी। जहाँ पर उस युद्ध में अशोक लिखता है कि जब वो पैर डालता था तो वो खून और मांस के कीचड़ में पैर डालता था। इस तरह का युद्ध भूमि पट चुका था। ये अशोक का पावर था। लेकिन इस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और युद्ध क्रिया को सदा के लिए उसने त्याग दिया। क्योंकि इतना बड़ा सम्राट था, इतना सारा राज्य था उसका, तो फिर उसके बाद उसने युद्ध की बात को ही त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया। और उसके बाद अशोक कभी भी फिर दोबारा तलवार नहीं उठाया, और उसके बाद से जितना भी वर्ष राज्य किया उसने सिर्फ जनता की सेवा की। इसीलिए अशोक का नाम महान में आता है। सिंघली अनुश्रुति के दीपवंश और महावंश के अनुसार ये दोनों बुक हैं, और इसके अनुसार अशोक जो थे, अभी तक आपने पढ़ा 8वें वर्ष तक, 14वें वर्ष में निगोध नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यहाँ पे 2 नाम आते हैं, कभी कभी आपको निगोध नामक भिक्षु का भी नाम आप याद रखिए। 14वें वर्ष उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी निगोध नामक भिक्षु के द्वारा, लेकिन फेमस जो है वो उपगुप्त हैं, तो उनका भी नाम याद रखिए। दिव्यादान ये अलग बुक है। इसके अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। तो सम्राट अशोक को सबसे पहले किसने किया था? तो ये निगोध नामक भिक्षु ने दीक्षा दी थी, और बाद में दिव्यदान नामक बुक में उपगुप्त का भी वर्णन मिलता है, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद
उसे जीवन में, ये पहला सम्राट था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना शुरू किया। मतलब अहिंसा के रास्ते पे चलने लगा, चिकित्सालय, पाठशाला, सड़कों आदि का निर्माण यह करने लगा। आगे देखते हैं धर्म प्रचार। उसके बाद इसने धर्म प्रचार स्टार्ट किया और धर्म प्रचार में नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान, आज भी आप देख रहे हैं ये सारे जगहों पे आज भी बौद्ध धर्म का बोलबाला चलता है। ये किसके द्वारा फैलाया गया था? अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था और इसी प्रचार के दौरान उसने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भी श्रीलंका भेजा था और यहाँ पे महेंद्र को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। श्रीलंका के जो राजा थे तिस्य, क्या नाम था? तिस्य। श्रीलंका के राजा का नाम था तिस्य। इनको महेंद्र ने बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षित किया था और वहाँ के राजा ने राजधर्म ही बना दिया था, बौद्ध धर्म को श्रीलंका का राजधर्म बना दिया था। तो ये सारी कहानियाँ हैं, बस आप कहानी के रूप में पढ़िए। आपके एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर आप पीसीएस लेवल का, या फिर केंद्र शासित जो भी आपके केंद्रीय चयन बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वो सभी एग्ज़ाम को आप क्या करेंगे? क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आप इससे पहले वाले वीडियो में देखिए, उसमें मैंने कालाशोक और फिर इन सभी का वर्णन किया है, जिसमें मैंने बताया है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, फिर द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। अभी मैं तृतीय बौद्ध संगति के बारे में बताता हूँ। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसका अध्यक्षता किया था मोगली पुत्र तिस्य ने, इसका अध्यक्षता किया था। और इसी तृतीय बौद्ध संगति में एक बुक की रचना हुई जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। तो इस बुक की रचना किसने किया था? अभिधम्म पिटक नामक बुक की रचना अशोक के द्वारा, अशोक की अध्यक्षता में जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी उसमें ही किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक बुक की रचना किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो ये हुआ था किस बौद्ध संगति में? तृतीय बौद्ध संगति में। और अगर आपसे पूछा जाए विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुआ था, तो वो द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। तो इस तरह से आप वो वीडियो मेरा आप देखिए। इससे पहले मैंने हर्यक वंश, स्नाग वंश और नंद वंश को जो कवर किया है। इसके बाद अभिषेक के 10वें साल, 8वें साल में उसने युद्ध किया था, कलिंग युद्ध, और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 14वें वर्ष में बौद्ध भिक्षु ने उसे दीक्षा दिया था। और 10वें साल की अगर बात करें तो अशोक का एक महान यात्रा था जो बोध गया की यात्रा पे गया था। और 13वें वर्ष में अशोक ने पदाधिकारियों को नियुक्त करना चालू कर दिया। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। तो 10वें वर्ष में वो कहाँ गया था? बोध गया था और वहाँ पे उसने बोध गया था और वहाँ पे उसने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ हासिल की। फिर उसने 13वें वर्ष में पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था जिसे धर्म महापात्र कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा भी जाता है मौर्य साम्राज्य में धर्म महापात्र का क्या मतलब होता है। तो धर्म महापात्र वैसे अधिकारी होते हैं जो अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए थे। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर 20वें वर्ष में, और ये 20वां वर्ष 18वां वर्ष जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ से है? तो उसके राज्याभिषेक के बाद का 20वां वर्ष जो था उसमें उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और लुम्बिनी गांव को उसने कर मुक्त कर दिया था। अभी लुम्बिनी कहाँ पे है? तो नेपाल में है। तो लुम्बिनी गांव में उसने यात्रा किया था और लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। आगे देखते हैं सम्राट अशोक ने, अब इसके शिलालेख के बारे में जानते हैं, क्योंकि अशोक अगर नाम आता है तो इसका शिलालेख जो है वो बहुत ही फेमस है। तो देखिए इसने टोटल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और ये स्तंभों पे लिखे गए हैं, चट्टानों पे लिखे गए हैं, गुफाओं पे लिखे गए हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में जो अभिलेख लिखा गया है वह मगधी भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। पश्चिमी क्षेत्रों में जो अभिलेख लिखे गए हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं और भाषा क्या है? संस्कृत है। तो ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पूछा जाता है अशोक के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में किस भाषा में अभिलेख लिखा गया है? तो अशोक के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में
जो लिखा गया है मगधी भाषा में लिखा गया है, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। और उसी तरह पश्चिमी क्षेत्र में जो अभिलेख शिलालेख लिखा गया है वो खरोष्ठी लिपि में है, और भाषा क्या है, संस्कृत है। आगे देखते हैं, सबसे पहला विद्वान जो था वो जेम्स प्रिंसेप, आपने इनका नाम भी सुना होगा। इसी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में क्या अभिलेख, अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किया था। अशोक का जो अभिलेख था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। कितना ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। ये तो कितना बार एग्जाम में आपने वन लाइनर में भी खूब लटा होगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक के लघु शिलालेख के बारे में। शिलालेख मतलब जो पत्थरों पे लिखे जाते थे उसको शिलालेख कहा जाता था। तो इसमें जो फेमस है, मैंने सिर्फ उसी को कलेक्ट किया है क्योंकि अशोक के कुल 33 अभिलेख थे और उन सभी को एक साथ कवर करना संभव नहीं है। तो इसमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को कवर किया है। तो गुजरी या मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, और अशोक का नाम अशोक इसी में लिखा गया है। तो ये कौन सा अभिलेख है, पूछा जाता है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में लिखा गया है, तो गुजरी अभिलेख में लिखा गया है। भावरू, यह अभिलेख, यह जो शिलालेख है, यह विराटनगर में है, जयपुर के विराटनगर में है, और इसमें बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। तो पूछा जाता है अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है, भावरू अभिलेख में बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। इसके बाद मास्की, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अशोक ने अपना नाम अशोक दिखाया है। तो मास्की और गुजरी इन दोनों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो आप ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शिलालेखों में सम्राट ने अपने को प्रियदर्शी, और प्राकृत भाषा में अगर बोलें तो प्रियदर्शी कहा जाता है, और देवा नाम प्रिय, इन दोनों नाम का शिलालेख में ही उल्लेख किया गया है। तो अशोक के अब स्तंभ लेख की बात करते हैं। जैसे अशोक स्तंभ जैसे बना है जिसमें 4 सिंह की मूर्ति है जो आपके सिक्के पे पड़ा रहता है, वैसे ही स्तंभ जो भी बनाए गए हैं उसमें भी कुछ लिखा हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो है दिल्ली या टोपड़ा का अभिलेख। इसका इम्पोर्टेंस ये है, यह मिला था कहाँ पे, हरियाणा के अम्बाला ज़िले में पाया गया था। और बाद में फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी जब आती है तो वो उस अभिलेख को कहाँ पे ले आती है, दिल्ली ले आती है। इसमें अभिलेख के 7 जो मुख्य अभिलेख लिखे गए थे किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, वो सारे के सारे इस स्तंभ लेख पे दिए गए हैं। दिल्ली और मेरठ, तो मेरठ का अभिलेख जो है उसे भी बाद में फिरोज शाह ने दिल्ली लाया था। आगे देखते हैं, लौरिया अरेराज या लौरिया नंदनगढ़। देखिए ये सब नाम आपने अवश्य ही सुना होगा अगर आप हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। तो यह अभिलेख जो है यह बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। पूछा जाता है अभिलेख का, अशोक का जो, देखिए अभिलेख से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ और उसमें क्या लिखा गया है। तो पूछा जाता है कि लौरिया अरेराज या लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख किस जगह से प्राप्त हुए हैं, तो बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं, और इस पे मोर का चित्र अंकित था। तो ये भी फेमस था। आगे मैं आपको बता दूं, भग्नावशेष इसका मतलब होता है जो भी भवन, बिल्डिंग जो भी बनाए गए उसके कुछ टुकड़े पाए गए हैं, जो कि कहाँ पे है, कुम्हरार पार्क। आज भी पटना का कुम्हरार पार्क है, वहाँ पे अशोक के जितने भी भवन थे, जितने भी जो भी चीज़ अशोक के द्वारा बनवाए गए थे उसके कुछ अभिलेख पटना में जो भी थे उसका मिलता है। तो ये कहाँ पे है, पाटलिपुत्र, पटना के कुम्हरार में है। अब अशोक की मृत्यु होती है 232 ईस्वी पूर्व में, अशोक मर जाता है। तो अशोक के उपरांत लगभग 232 में ये मरता है और लगभग 50 वर्षों तक, मतलब 5 दशकों तक इसके जो दुर्बल उत्तराधिकारी थे वो सभी शासन करते हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि अशोक के 10 जो थे वो उत्तराधिकारी थे, कहीं पे कहा जाता है 6 उत्तराधिकारी थे जिन्होंने अशोक के बाद राज्य किया। तो पुराण में कहा जाता है 9 से 10 शासक थे, और दिव्यावदान ये जो बुक है इसमें कहा गया है 6 शासक थे जिसने अशोक के बाद शासन किया है। तो मैं
बस नाम आपको बताते चलता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कुणाल के बारे में कुछ कहानियाँ फेमस हैं, तो आप कहानियों को सुनिए, आपको मज़ा भी आएगा और आपको हिस्ट्री भी कवर होगा। तो कुणाल अशोक के बाद सबसे पहला जो माना जाता है वो कुणाल, और कुणाल को अशोक का पुत्र भी माना जाता है। 232 से लेकर 228 ईस्वी पूर्व तक वह था। और कुणाल का मतलब ही क्या होता है? कुणाल का मतलब होता है एक पक्षी होता है, सुंदर नेत्रों वाला पक्षी, जो कि हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता था। अशोक ने उसी के नाम पे अपने पुत्र का नाम कुणाल रखा था। अब ये किसका पुत्र था? सम्राट अशोक और पद्मावती का पुत्र था। तो आप ये नाम याद रखिएगा। कुणाल किसका किसका पुत्र था, और कुणाल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कुणाल वर्ड का मीनिंग होता है सुंदर आँखों वाला पक्षी। उसका ही नाम कुणाल था, उस पक्षी का, उसी के नाम पे इसका नाम कुणाल रखा गया था। और ये किसका किसका पुत्र था? रानी पद्मावती और अशोक का पुत्र था। अब कुणाल जो था वह गया था तक्षशिला में विद्रोहियों का दमन करने के लिए, जिसमें वह सफल हुआ था, लेकिन तिष्य रक्षा इसने छल से उसे अंधा कर दिया। अब मैं थोड़ी इसकी कहानी बताता हूँ। ये तिष्य रक्षा की क्या कहानी है, आप ज़रा उसे समझने का प्रयास कीजिए। तिष्य रक्षा जी जो थी वह अशोक की पत्नी थी, और उसे कुणाल अपने ही बेटे से क्या हो गया था? प्यार हो गया था, और उसने कुणाल को शादी करने के लिए बोला था, मतलब प्रण निवेदन किया था। लेकिन कुणाल चूँकि माँ लगती थी इसलिए उसने मना कर दिया था, और फिर से यही इसे अपमानित कर गया। किसे? तिष्य रक्षा को। ये अशोक की पत्नी थी, आप इसका नाम क्लियर समझिए। और इसने अशोक को एक बार बचाया था। किसको? अशोक को तिष्य रक्षा ने बचाया था, और अशोक से वचन लिया था कि वो कुछ चीज़ उससे मांगेगा जब ज़रूरत होगी तब। जब कुणाल जाता है कहाँ पे? दमन करने के लिए तक्षशिला जाता है, तो एक आदेश इसने आदेश जो था वो खुद से लिख के उस पर मोहर मार के भेज दिया था तक्षशिला के राज्यपाल को कि कुणाल को अंधा कर दिया जाए, उसके आँख निकाल दिए जाए। और इसी बात को वहाँ के चूँकि रॉयल ऑर्डर आ चुका है, तो तक्षशिला के जो भी आदमी थे उन्होंने किसको अंधा कर दिया था? कुणाल को अंधा कर दिया था। एक ये कहानी मिलती है। एक और दूसरी कहानी मिलती, ये तो श्योर है कि कुणाल एक अंधा था, लेकिन इसकी और भी कहानियाँ मिलती है। अब वो कहानी क्या है? कुणाल के शिक्षक जो थे उनको 8 वर्ष में शिक्षा की शुरुआत करने के लिए कहा गया था। तो अशोक की एक पत्नी थी जो चाहती थी कि उसका राजपुत्र गद्दी पे बैठे। अशोक ने लिखा था, किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा था अंधीय, अधियु, अधियु वर्ड का यूज किया था। उस पे उसकी जो भी पत्नी थी, जो नहीं चाहती थी कि कुणाल पढ़े लिखे और वो राज्य का गद्दी ले, उसने अनुस्वार लगा दिया था, अंधियु वर्ड में परिवर्तित हो गया था, और इसका मतलब हो गया कि उसको अंधा बना दिया जाए। तो ये देखते हुए क्या हुआ था कि राजकुमार ने भी इस चीज़ को पढ़ा था, और वहाँ के जो गुरु थे उन्होंने उनको पढ़ाया था। राजकुमार जब उसको पढ़ते हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं कुणाल जो थे, और वो खुद से ही अपनी आँख निकाल लेते हैं, क्योंकि राजा का आदेश में अंधियु वर्ड लिखा हुआ है, तो वो खुद ही अंधा हो जाते हैं। ऐसी कहानियाँ 2 कहानियाँ हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी हो, श्योर ये है कि कुणाल जो थे वो पद्मावती और अशोक के पुत्र थे, और वो अंधे थे। आगे इसका जो भाई होता है, कुणाल का ही भाई दशरथ है, और ये सम्राट अशोक के पौत्र थे। अशोक के पौत्र थे, मतलब ये कुणाल के पुत्र थे। इसे दशरथ ये गद्दी पे बैठता है। आजीवक संप्रदाय के अनुसार नागार्जुन गुफा जो दिया गया था ये दशरथ ने ही किसको दिया था? नागार्जुन गुफा दिया था आजीवक संप्रदाय को। अब संप्रति की बात करते हैं, तो ये जो थे अपने सगे भाई दशरथ के बाद
राजा बने थे। यहाँ पे ज़रा क्लियर कर लीजिए, अशोक का बेटा कुणाल था। और कुणाल एक और कहानी मैं बताता हूँ। अशोक के दरबार में ही कुणाल एक बार गीत संगीतकार बजाते हुए वो पहुँचा था। अशोक खुश हुआ था जब उसने बोला कुछ मांगो, तो उसने राज्य मांगा और उसने शो किया कि मैं आपका ही पुत्र हूँ, ऐसे उसने शो किया था। तो अशोक इतना मतलब दृढ़ संकल्प था, उसने कहा कि तुम अंधे हो तो फिर किसको राज्य दिया जाए, संप्रति को राज्य दिया जाए। तो ये वही संप्रति है। मतलब अशोक का दो पुत्र, अशोक का एक पुत्र कुणाल और कुणाल का दो पुत्र दशरथ और संप्रति। दशरथ जो था वो संप्रति का बड़ा भाई था और संप्रति जो था उसे दशरथ के बाद उसने राजा बना था। इसके बाद का सिर्फ नाम आप याद रखिए, शालीशुक, देवबर्मन, शतधन्वन और बृहदत्त। अब बृहदत्त के बारे में जान लीजिए। बृहदत्त जो था वो अंतिम राजा था और ये किसका पुत्र था, शतधन्वन। इससे जो पहले राजा थे मौर्य वंश के, शतधन्वन उसका पुत्र था बृहदत्त और वह मौर्य वंश का अंतिम राजा था। उसे बृहदत्त मौर्य के भी नाम से जाना जाता है। अब हर्षचरित्र और पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बृहदत्त का ही जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने मौर्य साम्राज्य बृहदत्त की हत्या कर दी थी और यहीं पे मौर्य वंश खत्म हो जाता है और शुंग वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश खत्म होती है और शुंग वंश की स्थापना होती है। तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि मौर्य वंश का अंतिम राजा तो कौन हुआ, तो बृहदत्त ही मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ। अब इसके प्रशासन के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। राजा जो होते थे उसकी सहायता करने के लिए, जिस तरह आज प्रधानमंत्री को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, उस समय राजा को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किया गया था। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन से सदस्य होते थे, युवराज, समझ ही रहे हैं, युवराज जो मतलब राजा का लड़का होता था वो होता था। पुरोहित, मुख्य पुजारी होते थे, पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। सेनापति होते थे, मुख्य कमांडर, ये सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते थे। आमत्य, ये सिविल सेवक होते थे या अन्य मंत्रीगण जो भी होते थे उसे आमत्य कहा जाता था। तो कौन कौन से मंत्रिपरिषद में होते थे, युवराज होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति होते थे और आमत्य होते थे। मैंने इनमें मुख्य को ही कवर किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूँ, ये तो मंत्रिपरिषद हो गया। इसके बाद जैसे आज डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाया गया है कि शिक्षा विभाग अलग, वित्त विभाग अलग, उसी तरह मौर्य साम्राज्य ईसा के 250 वर्ष पहले की बात है और उस समय भी ये सारी प्रथाएं थी। ये जान के हमें भी आश्चर्य होता है। महत्वपूर्ण अधिकारी जो थे उनका वर्णन किया गया है और विभिन्न विभागों का वर्णन किया गया है। अगर हम राजस्व विभाग की बात करें, जो टैक्स जो इकट्ठा करता है उसकी बात करें, तो उसमें सन्निधाता वर्ड बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता किसे कहा जाता था। तो मुख्य कोषागार जो होते थे उसे क्या कहा जाता था, सन्निधाता कहा जाता था। इसके बाद बात करें समाहर्ता किसे कहा जाता था, तो संग्राहक मुखिया जो होता था उसे क्या कहा जाता था, समाहर्ता कहा जाता था। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इन सभी चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। ये सभी चीज़ एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही इसमें कवर किया है। तो सन्निधाता किसे कहा जाता था, मुख्य कोषागार को कहा जाता था। समाहर्ता किसे कहा जाता था, संग्राहक मुखिया को कहा जाता था। इसके अलावा अभी मैंने बताया था मंत्रिपरिषद में कौन कौन से सदस्य थे। फिर अभी देखते हैं प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं। तो उसमें प्रादेशिका होता था। प्रादेशिका किसे कहा जाता था, जो आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जो आज अपने कलेक्टर होते हैं, उस पोस्ट को क्या कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में, प्रादेशिका कहा जाता था। दुर्गापाल, दुर्गपाल मतलब किला का जो गवर्नर होता था, जो किला का रक्षक होता था, उसे दुर्गापाल कहा जाता था। अक्षाप ताला इस तरह से नाम है। तो ये किसे कहा जाता था, महालेखाकार। अभी देखिए, अभी अपने यहाँ जो CAG है, जो आय व्यय का लेखा जोखा करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए वो उस समय था, मौर्य साम्राज्य में था। अकक्षा पताल इस तरह से दिया गया है। महालेखाकार, आगे देखते हैं लिपिकार लेखक, गोप लेखाकार। और नगर प्रशासन की अगर हम बात करें तो नगर प्रशासन में
नागरिका या नागरिका लिखा रहता है। ये शहर प्रशासन का क्या था, प्रभारी था। ये सीता तो आप नाम याद कीजिए, कितनी बार एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। जो कृषि विभाग को मौर्य साम्राज्य में देखता था, कृषि पर्यवेक्षक होता था, उसके अध्यक्ष को सीता कहा जाता था। उसी तरह बाजार अधीक्षक जो होता था, उसके अध्यक्ष को सामस्त्य कहा जाता था। नवाध्यक्ष, ये तो नौसेना प्रमुख जो होता था, देखिए उस समय भी नौसेना प्रमुख था। जहाज़ों का अधीक्षक जो होता था उसे नवाध्यक्ष कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष, पथ कर के अधीक्षक, जो आज आप टोल टैक्स देते हैं, उसके अध्यक्ष को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। अकराध्यक्ष, खानों के अधीक्षक को अकराध्यक्ष कहा जाता था। पौथवाध्यक्ष, वजन और माप आदि के अधीक्षक को, देखिए कितना ईसा के जन्म से 250 साल पहले की कहानी है मौर्य साम्राज्य, और उसमें जो आज हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको उसी के समान व्यवस्थाएं उस समय थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सभी नामों को ज़रूर याद कर लीजिएगा जो भी मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ से है पुरोहित, सेनापति, आमत्य, फिर उसके बाद सन्निधाता, समाहर्ता, फिर प्रादेशिका, फिर दुर्गापाला, अक्षका पताला, उसके बाद लिपिकार, गोप, नगारका या नागरिका करके होता है, सीता, सामस्त्य, नवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, पौथवाध्यक्ष। ये सभी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। आगे मेगास्थनीज जो है वो लिखता है कि 6 समितियों का उल्लेख था, इसमें से 5 पात्रिपुत्र की प्रशासन का देख रेख करती थी। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती थी, ये 6 समितियां पूछा जाता है कभी कभी। मौर्य साम्राज्य में कितनी समितियों का वर्णन किया गया है प्रशासन में, तो 6 समितियों का वर्णन किया गया है। इस तरह से आपने मौर्य साम्राज्य को पूरा फुल डिटेल में पढ़ा। और मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में मैं शुंग वंश को कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा इस तरह के विभिन्न वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।